हो गया? शेड आ रहा है थोड़ा और कर दो। सही है, शुरू आ रही है। पार्टिसिपेंट आ रहे हैं अभी थोड़े। है तो अरे होंगी नहीं भागता वो क्योंकि क्लास में से ये मेरी वाइफ की कजन है, आने दो। बायो में सबको आने दो, किसी को नहीं रिमूव करो, सबको आने दो। ऐप की बच्चियां भी हैं बाहर। कौन? पता नहीं कौन है अपने पास। सही है, अच्छा जी। अच्छा बेटा, बायो में रिमूव नहीं करो, सबको आने दो, जो आ रहा है उसको आने दो। ओके, अब माइक खुला है मेरा? खुला हुआ रुक रही है। क्या हो रहा है? वहां से होगी रिकॉर्डिंग। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे प्रोटीन को, और मैंने जो है प्रोटीन के ऊपर बात किया था। थोड़ा सा मैं समराइज कर रहा हूँ आपको, ठीक है? फिर उसके बाद हम वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने इस सिलसिले को छोड़ा था, ठीक है? मैंने कहा था कि प्रोटीन जो है बेसिकली वर्ड प्रोटीस से निकला है, जिसकी जो कि ग्रीक वर्ड है, और उसकी बेसिकली मीनिंग देखें तो मीनिंग क्या है? फर्स्ट रैंक आपके पास, ठीक है? अच्छा, उसके बाद प्रोटीन जो है इसको क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यूज के। क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यूज हैं। और लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि अगर प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यूज हैं तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? बिल्डिंग मटेरियल है आपके पास, ठीक है बेटा? अच्छा, सेल का जो ड्राई वेट था, रिमेनिंग मास, जिसको हमने कहा था कि ड्राई वेट, और वो ड्राई वेट जो है बायोमोलिक्यूल्स कंटेन किया करता था। और बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से थे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। तो 50% जो ड्राई वेट है सेल का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि प्रोटीन को फर्स्ट रैंक क्यों दिया गया है। उसका बेसिक रीजन ये है कि प्रोटीन जो है आपके पास बेसिकली किसकी फॉर्मेशन करता है? एंजाइम्स। जितने भी एंजाइम्स हैं सारे के सारे क्या होते हैं? प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। और ये एंजाइम्स क्या काम करते हैं? ये मत समझिएगा कि एंजाइम का काम इनिशिएट एनी बायोकेमिकल रिएक्शन। ये इनिशिएट तो नहीं करते रिएक्शंस को, बट दे स्पीड अप टू एनी बायोकेमिकल रिएक्शन। किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को ये क्या करते हैं? स्पीड अप देते हैं, ठीक है? एट सादिया शेख। अच्छा, ये स्पीड अप देते हैं किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को, ठीक है? अब देखिए, अगर प्रोटीन ना होती, एंजाइम्स ना होते, एंजाइम्स अगर ना होते तो आपकी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैसे चलती? क्योंकि आप याद रखिएगा कि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लिविंग बॉडी के अंदर प्रोसीड होती हैं, किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स की वजह से। और एंजाइम प्रोटीनियस इन नेचर है। और प्रोटीन का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है?
ये वर्ड सबसे पहले किसने प्रपोज किया था प्रोटीन का? बर्ज़िलियस ने दिया था 1838 के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद वोल्डर एक साइंटिस्ट था 1883 में, इसने प्रोटीन के वाइटल फंक्शन को बताया था। देखिए वाइटल फंक्शन क्या होते हैं? वाइटल फंक्शन हम उन फंक्शन को कहते हैं जो लिविंग बॉडी के अंदर या लाइफ के अंदर क्या होते हैं? प्रोसीड होते हैं। अब अगर आप अपनी बॉडी को देखें ना, आपके हेयर्स के अंदर प्रोटीन है, आपके नेल्स के अंदर प्रोटीन है, आपकी स्किन के अंदर प्रोटीन है, या फिर इसके अलावा देखें आपकी जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक्सपेंशन होती है, ये प्रोटीन की वजह से होती है। डाइजेशन प्रोटीन की वजह से होगा। बहुत से सीड्स के अंदर प्रोटीन स्टोर होगी। आपके एचबी हीमोग्लोबिन के अंदर प्रोटीन मौजूद है। एंटीजेंस किसके बने हुए? प्रोटीन के। एंटीबॉडीज किसके बने हुए? प्रोटीन के। हार्मोन्स किसके बने हुए? प्रोटीन के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की। तो आप देखें प्रोटीन की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर ये प्रोटीन ना होती तो शायद आज लिविंग बॉडी का कोई कॉन्सेप्ट ना होता हमारे पास। तो इसीलिए तो अब आपके माइंड में क्लियर हो रहा होगा कि प्रोटीन को क्यों कहा जाता है आपके पास, प्रोटीन को क्यों कहा जाता है आपके पास फर्स्ट रैंक। फर्स्ट रैंक इसलिए कहा जाता है, फर्स्ट रैंक इसलिए कहा जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर तकरीबन यूं कह लीजिए कि 80 to 90% जो फंक्शंस हैं वो ड्यू टू प्रोटीन की वजह से प्रोसीड होते हैं। और प्रोटीन की मैंने लास्ट टाइम भी आपको केमिकल कंपोजिशन बताई थी और आपने देखा था प्रोटीन की केमिकल कंपोजिशन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस मौजूद है, ठीक है। अब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से प्रोटीन को क्या कहा जाता है? नाइट्रोजनियस कंपाउंड का नाम दिया जाता है, ठीक है। अच्छा देखें, यहाँ पर मैं अगर बात करूं कि मैंने कहा कि मैं अगर आपसे कहूं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोटीन, ये आपके लिए बताना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि कितने काइंड्स की प्रोटीन हैं। अपने माइंड में रखिएगा, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, आपकी बुक में मेंशन है 100 एसेंशियल अमाइनो एसिड, लेकिन मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एज मैनी एज 300 अमाइनो एसिड ऑकर इन नेचर, कि नेचुरली कितने अमाइनो एसिड्स थे? 300 के करीब अमाइनो एसिड्स थे। लेकिन इन 300 में से जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं, उन 20 अमाइनो एसिड्स को हम किसका नाम देते हैं? असेंशियल या फिर स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहते हैं। Why they called essential and standard amino acid? Because these 20 amino acid play key role in the formation of protein. क्योंकि ये 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या करते हैं? प्रोटीन की फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अमाइनो एसिड्स के तो मैं आपको काइंड्स या नाम बता सकता हूँ, लेकिन प्रोटीन कितने काइंड्स के ये मैं आपको नहीं बता सकता। उसका बेसिक रीजन क्या है? सुने, देखिए उसका बेसिक रीजन ये है, मैंने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दी थी। मैंने कहा था कि जैसे हाँ, वहाँ 100 है लेकिन 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, क्योंकि अब तक जितनी भी प्रोटीन को आइसोलेट किया गया लिविंग बॉडी से, और उस प्रोटीन के अंदर जब हमने अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स को देखा है या अमाइनो एसिड्स को ऑब्जर्व किया है, तो वो तकरीबन आपके पास 20 काइंड्स के अमाइनो एसिड बार बार हर प्रोटीन के अंदर क्या है? मौजूद हैं। हाँ, कुछ हो सकते हैं 20 के अलावा जो अदर प्रोटीन के अंदर मौजूद है, लेकिन ये 20 जो है मोस्टली हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद है अमाइनो एसिड, और वहां पर ये किसी ना किसी काइंड की प्रोटीन बना रहे हैं। अब जैसे सपोज करें मैं कहूं कि सबसे ज्यादा जो यूजेज होता है एर्जिनाइन का, लाइसाइन का, फॉलिक का, न्यूक्लिक का, पैराडॉक्सिन का, इसोफिनॉल का, ये सारे के सारे क्या है? अमाइनो एसिड्स हैं। या चलिए सपोज करता हूं मैं फॉर एग्जांपल आपके सामने कि डीएनए जो है ना आपका, अब आप देखिए डीएनए, मैं न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहा हूँ, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर कितनी 60 to 65% क्या मौजूद है? प्रोटीन। देखिए आप 100 में से 60 to 65% क्या मौजूद है? प्रोटीन। अब आपको प्रोटीन का अंदाजा हो रहा होगा कि आपका बेसिक पार्ट डीएनए, जो कि किसी भी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बॉडी के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है, स्किन कलर है, हेयर कलर है, आई कलर है, हाइट है, नॉज शेप है, लिप्स की शेप है, ब्लड ग्रुपिंग है, सब का सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? इस डीएनए के ऊपर।
क्योंकि डीएनए क्या कंटेन करता है, डीएनए कंटेन करता है जीन्स को, और जीन्स आप किसको कहते हैं, जीन्स आप कहते हैं सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को। तो देखिए ये भी एक डीएनए क्या है, ये भी एक आपके पास असेंशियल बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है, असेंशियल बायोमोलिक्यूल्स है। अब आप देखिए इसके अंदर 100 में से कितना 60 to 65% क्या मौजूद है इसके अंदर, प्रोटीन। प्रोटीन, अब आपको शायद प्रोटीन की इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो रहा होगा। और कौन सी प्रोटीन है डीएनए के अंदर, आप जानते हैं हिस्टोन प्रोटीन। और ये हिस्टोन प्रोटीन किससे बनी है, इसके अंदर कौन कौन से अमाइनो एसिड, अर्जिनाइन, और दूसरा कौन सा अमाइनो एसिड है, लाइसाइन। दोनों ही अमाइनो एसिड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं। इनकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे किसके अंदर, चैप्टर नंबर 6 इंटर के अंदर इसकी डिटेल को हम डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ आपको आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आपके सेल का जो 50% डायवेट है वो प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करेगा। और प्रोटीन के कई सोर्सेस हैं, आप एग से इसको आइसोलेट कर सकते हैं, आप इसको फ्रूट से, वेजिटेबल से, मीट से, ठीक है। इनके अंदर ये क्या है, प्रोटीन का अमाउंट प्रेजेंट होता है। फिशेस के अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में, इंसेक्ट्स के अंदर प्रोटीन जो है बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में। यही वजह है कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इंसेक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। लेकिन हमारे पास यहाँ मुस्लिम कंट्रीज के अंदर इन चीजों को यूज नहीं किया जाता, क्योंकि देखिए और एक बात और सुनिएगा, कहा यह जाता है कि अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो ऐसे में आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी पैदा हो गई, इम्यून सिस्टम आपका क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। अरीशा को ऐड करें। अच्छा, आपका इम्यून सिस्टम क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। तो देखिए प्रोटीन ही आपके इम्यून सिस्टम को क्या करती है, स्ट्रांग करती है। और इम्यून सिस्टम कैसे आपको पता चलेगा स्ट्रांग है या वीक है, अगर आप में से कोई पर्सन बार बार क्यों कह लें कि बीमार होता है, कोई डिजीज आ जाती है, बार बार बीमार होता है, तो इसका मतलब उसका इम्यून सिस्टम क्या है, बहुत ज्यादा वीक है। और कोई इतनी जल्दी फीवर नहीं होता, कोई कोल्ड यानी कि वायरस नहीं आता, कोई इन्फ्लुएंजा वायरस नहीं आता, फ्लू नहीं होता, ठीक है, बहुत कम बीमार होता है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है और उसका जो विलिंग पावर है वो क्या है, बहुत ज्यादा है आपके पास, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि प्रोटीन की कई काइंड्स हैं आपके पास, ठीक है। अब प्रोटीन की जो काइंड्स हैं डिफरेंट मैंने आपको बताया, ठीक है ना। जैसे कि सपोज करें कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स हैं, इंग्लिश के अंदर 26 अल्फाबेट्स हैं, और ये 26 अल्फाबेट्स आपस में मिलके बहुत सी वर्डिंग बना लेते हैं। अब आप क्या इंग्लिश के अंदर वोकैबुलरी के ऊपर या इंग्लिश की जो वर्डिंग है उनके ऊपर आप कभी फुल स्टॉप लगा सकते हैं, नहीं। आप देखिए हर रोज अपनी डेली लाइफ के अंदर डिफरेंट इंग्लिश के वर्ड सुनते हैं, ऐसे वर्ड जो आज से पहले आपने नहीं सुने होते हैं। तो इसी तरीके से 20 अमाइनो एसिड्स आपस में मिलके कौन सी प्रोटीन्स बना ले हम उसके बारे में नहीं जानते। तो काइंड्स ऑफ प्रोटीन बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाँ, आप अमाइनो एसिड्स की काइंड्स तो बता सकते हैं, लेकिन प्रोटीन की नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं प्रोटीन्स के बारे में जानते हैं जिन प्रोटीन्स को हमने लिविंग बॉडी से क्या किया है, आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद हमने क्रोमेटोग्राफी के थ्रू या इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू उनके अंदर से अमाइनो एसिड को सेपरेट किया है। अब ये क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोफोरेसिस ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपने बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ी होगी, जिसके अंदर सेपरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द कंपाउंड या सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। जिसके अंदर आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर सीक्वेंस को देखते हैं अमाइनो एसिड की कि कौन सी अमाइनो एसिड्स हैं। आप न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को देखते हैं कि कौन से न्यूक्लियोटाइड्स इसके अंदर मौजूद हैं। और क्रोमेटोग्राफी के थ्रू आप क्या करते हैं, सेपरेशन करेंगे किसकी, डिफरेंट एलिमेंट्स की कंपाउंड से कलरिंग के थ्रू। ये केमिस्ट्री में भी आपने क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कस किया होगा। तो देखिए अब हम सिर्फ उसी प्रोटीन के बारे में जानते हैं जिस प्रोटीन को हमने उस लिविंग बॉडी से क्या किया है, आइसोलेट किया है, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताया था, सॉरी अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बताया था। क्योंकि देखिए प्रोटीन बनती कैसे है, when two or more amino acid are united by a chemical process, कि जब दो या दो से ज्यादा अमाइनो एसिड्स आपस में यूनाइट हो जाएंगे एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू, तो ऐसे में आपके पास प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। तो प्रोटीन को बनाने के लिए अमाइनो एसिड्स रिक्वायर्ड है, और वो
अमाइनो एसिड्स ज्वाइन होने पड़ेंगे। तो उन अमाइनो एसिड को ज्वाइन करने के लिए एक बॉन्ड रिक्वायर्ड होता है और उस बॉन्ड को हम किसका नाम देते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? लिंकेज का काम करता है। किसके दरमियान में लिंकेज का काम करेगा? बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स के। एक ऐसा बॉन्ड जो दो अमाइनो एसिड्स को आपस के अंदर ज्वाइन कर दे, उस बॉन्ड को आप नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का, या फिर आप उस लिंकेज को नाम देते हैं पेप्टाइड लिंकेज। जैसे सपोज कर लीजिए, शायद मैंने ये प्रीवियस में बताया था, शायद आपको, देखिए इस तरीके से, देखिए यहां पर ये क्या है? अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब इन अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन कौन कर रहा है? पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है? एक तरीके से पेप्टाइड लिंकेज बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इस अमाइनो एसिड को इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड ज्वाइन कर रहा है, इस अमाइनो एसिड को इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड ज्वाइन कर रहा है, इस अमाइनो एसिड को इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड, इस अमाइनो एसिड के इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड ज्वाइन कर रहा है। तो यहाँ पे कितने सारे पेप्टाइड बॉन्ड बन गए और कितने सारे अमाइनो एसिड्स आपस के अंदर आकर के क्या हो गए? कंबाइन हो गए। तो इसीलिए इन बॉन्ड्स को अगर आप चाहें तो नाम दे सकते हैं किसका? पॉलीपेप्टाइड का नाम दे सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। अब देखिए पॉलीपेप्टाइड क्यों कह रहे हैं? पॉली की मीनिंग होगी मैनी, ठीक है। अब कितने अमाइनो एसिड्स आपस के अंदर मिल जाते हैं, इसके बारे में भी आइडिया बताना मुश्किल है, क्योंकि देखिए मैंने अभी आपके सामने कहा ना जाने कौन कौन से अमाइनो एसिड्स आपस में मिलकर लिंकेज बना लें, तो इसलिए हम इसके आगे एन कर देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स 100 भी हो सकते हैं, ठीक है। कंबाइन होकर कोई प्रोटीन बना ले, 50 अमाइनो एसिड्स भी कंबाइन होकर कोई प्रोटीन बना सकते हैं, 10 अमाइनो एसिड्स भी कंबाइन होकर कोई प्रोटीन बना सकते हैं, 3 अमाइनो एसिड्स भी कंबाइन होकर कोई प्रोटीन बना सकते हैं, 2 अमाइनो एसिड या 4 अमाइनो एसिड या 6, 10। तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, ये जरूर याद रखिएगा, जितने ज्यादा अमाइनो एसिड आपस के अंदर कंबाइन होंगे उतना ही ज्यादा आपके पास क्या होगा? प्रोटीन कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा। और जितने कम अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइन होंगे उतना ही ज्यादा आपके पास क्या होगा? सिंपल फॉर्म का प्रोटीन होगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। मैं इसको रफ करता हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं। बोर्ड क्लियर नहीं है? नो, पेप्टाइड इज नॉट अ कोवलेंट बॉन्ड बेटा। क्लियर है, ठीक है। मैं इसको रफ कर दूं, आपने अगर लिख लिया तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से। यस, ठीक। अच्छा जी, देखें अब अमाइनो एसिड का मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ, ठीक है। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखिए, NH2 कार्बन COOH, ये है अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, ठीक है। अमाइनो ग्रुप है ये, क्या, ठीक है। अच्छा, ये अमाइनो ग्रुप की नेचर क्या है? ये है बेसिक मीडियम ही है, ठीक है। और ये है आपके पास, चलिए अमाइनो ग्रुप था, और ये आपके पास क्या है? कार्बो ऑक्साइड, ठीक है, या कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप है ये आपके पास, ठीक है। अच्छा, इसकी नेचर क्या है? ये है एसिड, एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। इसका मीडियम क्या होगा? एसिडिक। उसके बाद यहाँ पर होगा आर। आर किसको शो करेगा? आर शो करेगा रेडिकल को। अभी मैं समझाता हूं आपको कैसे। रेडिकल, या फिर आप आर को कहते हैं आर इज शोन टू द वैरायटी ऑफ अमाइनो एसिड। इसको शो करेगा वैरायटी ऑफ अमाइनो एसिड को, ठीक है। उसके बाद अगर बेसिकली तौर के ऊपर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे क्या मौजूद होगा? आपके पास हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा देखें, यहाँ पे ये जो कार्बन है, इस कार्बन को किसका नाम देते हैं? अल्फा कार्बन का नाम देते हैं। क्यों अल्फा कार्बन का नाम देते हैं? ऐसा कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा जिसके एक ही वक्त में, जिस कार्बन के साथ एक ही वक्त में एसिड
और बेस दोनों ही क्या हो, अटैच हो एक साथ। देखिए यहाँ पे इस कार्बन के साथ एक तरफ तो कौन अटैच है, बेस, और दूसरी तरफ कौन अटैच है, एसिड। तो एक ही कार्बन के साथ दोनों आ गए, एसिड भी आ गया और बेस भी आ गया। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप समझ जाइएगा हम उस कार्बन को किसका नाम देते हैं, अल्फा कार्बन का नाम देते हैं, बिकॉज इन दिस कार्बन एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस, ठीक है, both attached with same carbon, कि एक ही कार्बन के साथ एसिड भी अटैच है और एक ही कार्बन के साथ बेस भी अटैच है। अच्छा, ये आपके पास क्या था, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे पढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। अब मैं आपको वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर की बताता हूँ कि वैरायटी ऑफ अमाइनो एसिड्स क्या होंगे। देखिए लास्ट टाइम भी शायद मैंने आपको बताया था कि C2H5NO2, मैंने कहा था कि इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लिसाइन। किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ग्लिसाइन का। और याद रखिएगा ग्लिसाइन क्या है, इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द अमाइनो एसिड, कि जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का अमाइनो एसिड है वो आपके पास क्या है, ग्लिसाइन है, ठीक है। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है एंटी टेस्ट के अंदर कि सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द अमाइनो एसिड क्या है, ग्लिसाइन, नाम लिखा जा सकता है वहां पे या फिर लिख दिया जाए उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये ग्लिसाइन बेसिकली क्या है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैं इसको रफ करूंगा बोर्ड को, साफ कर दो, रफ कर दो इसको। डन सर, ठीक है। अब देखिए यहां पर OH, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास मैंने कहा कि दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसाइन। ग्लिसाइन का स्ट्रक्चर है, कितने कार्बन बताए थे, 2, हाइड्रोजन 5 और NO2 आपके पास, ठीक है। देखिए इज अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसाइन, ये आपके पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 देखिएगा यहाँ, अब मैं बात करता हूं सीराइन के ऊपर। सीराइन बेसिकली क्या है, ठीक है। देखिए इज अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सेराइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ, मैंने अभी एक आपको बताया था ना, देखिए यहाँ NH2Cr और रेडिकल COOH, ठीक है। और मैंने कहा था शो टू द, किसको शो करता है, वैरायटी ऑफ आपके पास क्या है, अमाइनो एसिड। तो अब हमने यहाँ पे आर की जगह देखिए क्या मौजूद था, हाइड्रोजन, तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये बन गया ग्लिसाइन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमने क्या करा कि यहाँ पर अब क्या आ गया, CH2OH आ गया, तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, सेराइन का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। आर की वैल्यू चेंज होती जाएगी, डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन होती जाएगी। तो इसीलिए आर को मैंने किसका नाम दिया था, रेडिकल का, या फिर वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, कि ये वैरायटी मतलब काइंड्स को, टाइप्स को शो करता है। आप आर की वैल्यू चेंज करते जाएं, डिफरेंट टाइप के आपके पास अमाइनो एसिड्स बनते जाएंगे, ठीक है। या फिर इस तरीके से चलें, एनालाइन। एनालाइन, एनालाइन को देखें, सेम वही कंडीशन, हाइड्रोजन
ये तो कंप्लीट हो गया आपका NH2, ठीक है। अब उसके बाद देखें यहाँ पे R की जगह मैं सपोज करता हूँ CH3 लगा दिया मैंने यहाँ पे, और बाकी इसी तरीके से देखिए कार्बोक्साइल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब CH3 आ गया, पहले CH2 OH था तो सीराइन बना, फिर उससे पहले हाइड्रोजन था तो ग्लिसाइन बना। अब आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, CH3 तो एनालाइन बन गया आपके पास, ठीक है। तो कीप इन योर माइंड, अपने माइंड में रखिएगा, आर शो टू द वैरायटी, वैरायटी कहते हैं टाइप्स को, काइंड्स को। आप आर की वैल्यू को चेंज करते जाएं, डिफरेंट काइंड्स के आपके पास अमाइनो एसिड्स जो है वो बनते चले जाएंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे डिस्कस करें। ले लिया स्क्रीनशॉट। पेप्टाइड वो बॉन्ड है बेटा जो दो अमाइनो एसिड्स को क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, उस बॉन्ड को पेप्टाइड कहेंगे। सर एटीपी माइक्रोमोलिक्यूल से, एटीपी नहीं, एटीपी माइक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है, मैक्रोमोलिक्यूल्स से। क्यों? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सुने यहाँ एटीपी का थोड़ा सा, एटीपी का पूछा है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनिमल्स के अंदर भी ये एटीपी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इसकी क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल का नाम दिया जाता है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कैसे एटीपी। नजर तो नहीं आ रहा, चलें जी। एटीपी, एटीपी किसको कहेंगे, देखें, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, फॉस्फेट। अब आप कहेंगे एडिनोसाइन क्या चीज, देखें एडिनोसाइन क्या चीज है। एडिनोसाइन देखें, एडिनो शो करता है किसको, एडनाइन को, और एडनाइन क्या है, एडनाइन इज अ नाइट्रोजनियस बेस, ये एक नाइट्रोजनियस बेस है। अगर इस नाइट्रोजनियस बेस एडनाइन के साथ में आकर के शुगर मॉलिक्यूल्स ज्वाइन हो जाएं तो ये क्या बन जाएगा, एडिनोसाइन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसके साथ क्या ज्वाइन हो जाए, 3 फॉस्फेट आकर के इसके साथ अटैच हो जाए तो क्या बना, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, आप इस तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्म में देखिएगा इसको, मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये किसका स्ट्रक्चर है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज शुगर, ठीक है। पेंटोज शुगर, क्योंकि आप जानते हैं कि पेंटोज शुगर कौन सी शुगर है, वो शुगर जो कितने कार्बन कंटेन करती है, 5 कार्बन। देखिए यहाँ पे एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, थर्ड कार्बन इस तरफ, दिस इज द फोर्थ एंड दिस इज द फिफ्थ कार्बन, ठीक है। फिफ्थ कार्बन के बाद यहाँ पर हमने क्या काम करा, हमने यहाँ पर ला करके किसको अटैच करवा दिया, हमने यहाँ अटैच कर दिया फॉस्फेट को। चलें, चलें, सॉरी मैं इसको अभी अटैच नहीं करता हूँ, मैं इसको अटैच नहीं करता, मैं इसको अटैच नहीं करता, सिर्फ मैं कहता हूँ चलें, ये किसका, पेंटोस शुगर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पेंटोस शुगर, ओके फाइन। अच्छा, अब उसके साथ ज्वाइन कौन हो रहा है पेंटोस शुगर के साथ, दिस इज अ फॉस्फेट, फास्फोरस, या दिस इज अ फॉस्फेट ग्रुप, ये है फॉस्फेट, ओके। उसके साथ फिर आकर के यहाँ पे ये क्या है, नाइट्रोजनियस बेस, नाइट्रोजनियस बेस सपोज कर लें एडेनाइन नाइट्रोजनियस बेस, ठीक है। अब जब ये तीनों आपस में मिलेंगे ना, इस तरीके से देखें, इस तरीके से, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास क्या चीज, न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो बहरहाल ये न्यूक्लियोटाइड मिलके आगे किसकी फॉर्मेशन करेंगे, डीएनए की फॉर्मेशन। तो
आपके पास एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट आपके पास क्या है, एटीपी एनर्जी। ये एनर्जी प्लांट्स को भी चाहिए और ये एनर्जी एनिमल्स को भी चाहिए। अच्छा, ये एटीपी प्लांट्स को भी चाहिए और ये एनर्जी किसको चाहिए, आपके पास यूं कह लें एनिमल्स को भी चाहिए। क्योंकि देखिए आप इसको माइक्रोमोलिक्यूल्स नहीं कह सकते। अभी किसी ने स्क्रीन पे कहा कि नहीं इज अ माइक्रोमोलिक्यूल्स। अगर आप कहते हैं कि माइक्रोमोलिक्यूल्स है तो इसको प्रूव करके मुझे दिखाएं हाउ इट इज अ माइक्रोमोलिक्यूल्स, हाउ इट इज अ माइक्रोमोलिक्यूल। क्योंकि देखिए एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मैंने क्या कहा, एडिनोसाइन कब बनेगा, जब एडेनाइन और शुगर आपस में मिलेंगे। तो शुगर क्या है, शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट। एंड व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, वो एक मैक्रोमोलिक्यूल है। और आपके पास एडेनाइन, व्हाट इज एडेनाइन, एडेनाइन इज अ नाइट्रोजनियस बेस, ये एक नाइट्रोजनियस बेस है। किसके अंदर प्रेजेंट है, डीएनए के अंदर। और डीएनए को आप किसका नाम देते हैं, न्यूक्लिक एसिड का। और न्यूक्लिक एसिड क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है। तो कौन कह रहा है ये कि माइक्रोमोलिक्यूल है, अगर माइक्रोमोलिक्यूल है तो प्रूफ करके मुझे दिखाएंगे यहाँ पे। हाँ, मोनोन्यूक्लियोटाइड तो है लेकिन माइक्रोमोलिक्यूल नहीं है ये। मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, ये तीन है आपके पास, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, मोनो, डाई और आपके पास क्या है, यानी कि ट्राइन्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन मोनोन्यूक्लियोटाइड तो है लेकिन आप इसको माइक्रोमोलिक्यूल्स नहीं कह सकते। यहाँ पे मारिया आप कह रही हैं कि मैक्रोमोलिक्यूल से, तो मुझे एक्सप्लेन करें हाउ इट इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल्स, कि कैसे माइक्रोमोलिक्यूल। मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको देखिए अभी कुछ देर पहले बताया कि एडिनोसाइन शुगर और एडेनाइन दोनों नाइट्रोजनियस बेस हैं। और 5 मिनट बाद मीटिंग ऑफ होगी, दोबारा से स्टार्ट लेंगे। दोनों ही आपके पास क्या है, शुगर और एडेनाइन, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है। और कार्बोहाइड्रेट क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल। एडेनाइन किसकी, नाइट्रोजन बेस है, डीएनए की। डीएनए को क्या नाम देते हैं, न्यूक्लिक एसिड का। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल। तो हाउ इट इज अ मोनोन्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं, लेकिन माइक्रोमोलिक्यूल्स मत कहिएगा, इसको गलत हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे चलते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे न्यूक्लियोटाइड्स बनता है। ये न्यूक्लियोटाइड्स पेंटोस शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, जब ये तीन कंबाइन होंगे तो एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और जब बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन होंगे तो डीएनए बनेगा। याद रखिएगा, ये हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे जाके। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया, यस, ठीक है जी। माइक्रोमोलिक्यूल्स कौन सा होगा, माइक्रोमोलिक्यूल्स वो हैं जैसे कि आपके पास फॉस्फेट, ठीक है ना। यानी कि माइक्रोमोलिक्यूल्स उनको कहेंगे वो मॉलिक्यूल जो स्मॉल होंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होते हैं, कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद लार्ज मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, ठीक है। तो अब कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड्स हैं, ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं, ये सारे के सारे आपके पास यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स है, माइक्रोमोलिक्यूल नहीं है, याद रखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद अब आगे चलते हैं। अच्छा, प्रोटीन के अंदर क्या बनता है, प्रोटीन के अंदर बनता है सी एन लिंकेज, सी एन लिंकेज, सी एन लिंकेज। सी एन लिंकेज किसको कहते हैं, देखिए सी एन लिंकेज कब बनेगा, सुन लीजिएगा, मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे कैसे बनेगा। व्हेन अमीनो एसिड्स आर यूनाइट then CN linkage is formed। जब अमीनो एसिड्स आपस के अंदर यूनाइट होंगी तो CN लिंकेज बनेगा। यस लारे दुआ कलंदरी, एटीपी तो नहीं है ना, माइक्रोमोलिक्यूल नहीं, ये मैक्रोमोलिक्यूल है एटीपी। लारे सर, यस एटीपी मैक्रो है, यस हिफ्जा एटीपी मैक्रोमोलिक्यूल है, अभी तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया।
देखिए पॉलीसैकेराइड भी मैक्रोमोलेक्यूल है, होमोग्लोबिन भी मैक्रोमोलेक्यूल है क्योंकि ये प्रोटीन है, और एटीपी भी मैक्रोमोलेक्यूल्स है। ये लिखा है मदीना अब्बासी के माइक्रोमोलेक्यूल्स, फिर उसके बाद होमोग्लोबिन और पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन और एटीपी, इसका कौन सा है? देखिए पॉलीसैकेराइड का जो माइक्रोमोलेक्यूल है, चलें जी मैं समझ गया, ठीक है मैं बताता हूँ। तो फिर ये चले सुने मेरी बात को सुन लें। देखें बहुत सिंपल सी बात है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। आप मोनो डाई न्यूक्लियोटाइड की तरफ मत लेकर के जाएं, लेकिन वो तो एक अलग सेंस है ना। मोनो सिंगल न्यूक्लियोटाइड क्या बनाएगा, दो न्यूक्लियोटाइड मिल जाए तो क्या बनेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। देख सके यहाँ देखें, मैंने अभी आपको बताया ना एक न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड मिल रही है ना, तो डीएनए बन रहा है, ठीक है ना। डाइन्यूक्लियोटाइड बन रहा है, NADPH2 बन रहा है, कोएंजाइम्स बन रहे हैं, मोनोन्यूक्लियोटाइड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड एटीपी की फॉर्मेशन कर रहा है। मैंने अभी देखिए आपको बताया है कि एटीपी में है क्या कुछ, अपने माइंड में तो रखे ना, क्या कुछ है एटीपी में, शुगर, चले मैं शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना, ठीक है। अच्छा, और एडनाइन क्या है, नाइट्रोजनियस बेस, किसकी, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की। और डीएनए क्या है, माइक्रोमोलेक्यूल या मैक्रोमोलेक्यूल, मैक्रोमोलेक्यूल से, ठीक है ना। तो ये दोनों मिलने तो एडिनोसाइन बन रहा है ना आपके पास, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये क्या हो गया, ये एक मैक्रोमोलेक्यूल्स हो गया। हाँ मैं ये जरूर कह सकता हूँ माइक्रोमोलेक्यूल्स कौन से होंगे, फैटी एसिड माइक्रोमोलेक्यूल है, ज्वाइन हो रहे हैं बहुत सारे तो लिपिड्स बन रहा है। मोनोसैकेराइड, मोनोमर्स ऑफ शुगर, ये माइक्रोमोलेक्यूल्स है, ज्वाइन हो रहे हैं तो मैक्रोमोलेक्यूल कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। अमाइनो एसिड, ये माइक्रोमोलेक्यूल्स है, ज्वाइन हो रहे हैं तो मैक्रोमोलेक्यूल्स बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है आपके पास, ठीक है। चलें जी मीटिंग ऑफ होगी, फिर दोबारा से ऑन होइएगा।